नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ के राठौड़ वंश, और मारवाड़ के राठौड़ वंश में हमने राव गांगा के बारे में पढ़ लिया था। अब राव गांगा के बाद में जो कौन शासक हुआ उनके बारे में पढ़ते हैं। हमने उस समय राव गांगा के बारे में पढ़ा तो हमने यह भी देखा कि गांगा है वो नशा किया करते थे, और एक दिन छत से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई, और उस मौत का आरोप है वो राव मालदेव पर लगाया गया। गंगा के पुत्र थे राव मालदेव। आज हम राव मालदेव के बारे में पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं या लिखा है राव मालदेव जी जोधपुर, यही है राव मालदेव जी। इनके बारे में दिन कहेंगे। यह गंगा के पुत्र थे और इनकी माता का नाम पद्मा था, और हम देखेंगे इनकी उपलब्धियों के बारे में। हमने इनकी कुछ उपलब्धियां तो राव गांगा के समय भी पढ़ ली थी कि राव गांगा जिस समय राजा थे तो राजकुमार मालदेव ने क्या क्या किया। अब हम देखेंगे राव मालदेव ने शासक के रूप में किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है। सबसे पहले राव मालदेव क्या करते हैं, जिस समय गंगा का निधन होता है उस समय यह क्या करते हैं, स्वयं को शासक घोषित करते हैं, लेकिन इन पर मौत का आरोप था, और इसी कारण इन्होंने क्या किया, अपना केंद्र बनाया सोजत। प्रारंभिक राजधानी सोजत रहेगी। यह 1531 में जिस समय शासक बने तो इन्होंने एक साल तक क्या किया, सोजत को ही राजधानी बना के सोजत में ही वहीं पर अपना केंद्र बनाकर अपना शासन का संचालन किया था। तो एक वर्ष यह कहां पर रहे, सोजत में। दूसरी चीज हम देखें तो जिस समय यह शासक बने उस समय इनके पास मात्र 2 परगने थे। कितने परगने थे? मात्र 2 परगने थे। एक था जोधपुर का, दूसरा था सोजत का। अब 2 परगने ही थे और यह शासक बने, लेकिन इन्होंने 52 युद्धों के अंदर 58 परगनों को जीता और साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार की इनकी उपलब्धियां, तो उनके बारे में देखते हैं हम। कौन है ये? राव मालदेव। तो राव मालदेव के विषय में देखेंगे हम। राव मालदेव और ये कब से कब तक शासक रहे हैं? 1531 से 1562 तक शासक रहेंगे। तो देखें राव मालदेव के विषय में। राव मालदेव ने क्या किया, पहले तो इनकी हम एक पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार ये इनके पुत्र थे, उनके विषय में देखेंगे हम। राव मालदेव के पिता कौन थे? राव गांगा। माता कौन थी? पद्मा। यह जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। और राठौड़ वंश के शासक है राव मालदेव। 1531 में शासक बनेंगे, 1562 तक रहेंगे। पिता राव गंगा है, माता पद्मा है, और पद्मा हम देखते हैं जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। तो देवड़ा वंशीय है यह माता। अब इसके बाद में देखते हैं कि प्रारंभ में राव मालदेव आरंभ में पिता की हत्या, हत्या का आरोप
लगने के कारण शोजुत को केंद्र बनाया। किन को बनाया? शोजुत को केंद्र बनाया तथा शोजुत में ही राज्याभिषेक करवाया। शोजुत में ही राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक कब हुआ? ईस्वी। अब देखें, हमने क्या पढ़ा कि राव मालदेव है, इनके पिता का नाम राव गंगा था, इनकी माता का नाम पद्मा देवड़ा था, जो जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। उसके बाद में देखें कि राव मालदेव के ऊपर जो अपने पिता की हत्या का आरोप था, और इसी कारण इन्होंने क्या किया, जोधपुर को छोड़ के शोजुत को केंद्र बनाया और शोजुत को आरंभिक राजधानी बनाते हैं। वहीं पर ही क्या करते हैं, अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और वहीं से 1 वर्ष तक शासन का संचालन करते हैं। तो देखें, राव मालदेव एक वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक शोजुत को आरंभिक राजधानी बनाए रखा। आरंभिक राजधानी बनाए रखा। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक शोजुत को ही राजधानी बनाई है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो यह बात की जाती है कि शोजुत का दुर्ग का जो निर्माण है, शोजुत के दुर्ग का, वो राव मालदेव ने किया। तो देखिए, राव मालदेव ने क्या किया, शोजुत दुर्ग का निर्माण तो शोजुत दुर्ग का निर्माण किन्होंने करवाया है? राव मालदेव ने। राव मालदेव क्या करते हैं, प्रारंभिक 1 वर्ष तक शोजुत को अपना केंद्र बनाए रखते हैं। हम देखते हैं, जिस समय यह शासक बने उस समय क्या था, राव मालदेव के पास में 2 ही परगने थे। कितने परगने थे? मात्र 2 ही परगने। जिस समय राव मालदेव शासक बने, उस समय इनके पास
दो परगने थे। कितने परगने थे? मात्र दो परगने थे। अब कौन कौन से दो परगने थे? तो एक था सोजत और दूसरा था जोधपुर। कौन सा था? जोधपुर। सोजत और जोधपुर दो परगने किनके पास में थे? प्रारंभ में राव मालदेव के पास में थे। और राव मालदेव ने क्या किया है हम देखते हैं। इसके बाद में 52 युद्धों में, कितने युद्धों में? 52 युद्धों में राव मालदेव ने कालांतर में बावन युद्धों में कुल 58 परगनों को, कितने परगनों को? 58 परगनों को अपने अधीन करके साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद में क्या किया? जोधपुर को केंद्र बना लिया। जोधपुर को केंद्र बनाने के बाद में क्या किया? 52 युद्ध किए और 52 युद्धों के अंदर क्या किया? 58 परगनों को जिताया। हम देखते हैं राव मालदेव को हस्मत वाला शासक बोलते हैं। राव मालदेव को क्या कहते हैं? राव मालदेव को हस्मत वाला शासक, हस्मत वाला शासक कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए, राव मालदेव को क्या कहा जाता है? हस्मत वाला शासक कहा जाता है, यह भी याद रखना। तो हम देखते हैं राव मालदेव ने क्या किया है। तो देखें, राव मालदेव के विषयम्पटा की ये गंगा के पुत्र थे और ये इनकी माता का नाम पद्मा देवड़ा था। और साथ साथ हमने यह भी देखा कि राव मालदेव पर जिस समय हत्या का, अपने पिता की हत्या का आरोप लगता है, तो राव मालदेव क्या करते हैं? अपना राज्याभिषेक सोजत में करवाते हैं। सोजत को आरंभिक केंद्र बनाते हैं और यहीं पर अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। उसके बाद में हमने देखा है कि राव मालदेव ने 1 वर्ष तक सोजत को आरंभिक राजधानी बनाए रखा है। और उसके बाद में कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो हमने यह भी देखा है कि सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव मालदेव ने करवाया। फिर हमने देखा जिस समय राव मालदेव शासक हुए उस समय इनके पास मात्र कितने परगने थे? 2 परगने थे, सोजत और जोधपुर। और उसके बाद में हमने देखा है कि राव मालदेव ने कालांतर में 52 युद्धों में 58 परगनों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया है और इन्हें हस्मत वाला शासक कहा जाता है। अब हम देखते हैं राव मालदेव की विजय। राव मालदेव ने किस प्रकार की कितनी विजय, महत्वपूर्ण विजयों के बारे में हम देखेंगे। तो उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा टॉपिक अब आगे रखते हैं हम, राव मालदेव की विजय। एक तरफ हम वर्ष लिख लेंगे कि किस वर्ष ये विजय हासिल की है और एक तरफ उस क्षेत्र का नाम लिखते हैं हम और वहां का संबंधित शासक कौन था।
संबंधित शासक। देखिए 1531-32 में 1531-32 में इन्होंने क्या किया, भाद्राजुन पर अधिकार किया है। और उसके बाद में देखिए 1533, फिर हम देखते हैं 1534। ये अलग अलग जो शासक का क्रम है भी, किस प्रकार शासक ने यानी मालदेव ने क्या किया है, युद्ध लड़ा है। और 1539-40 और एक है 1541। यानी देखें आप 1531-32 पहला कर दिया, फिर 33-34 हो जाएगा, फिर 38, 39-40 और 41। इधर कौन रहते हैं, भाद्राजुन है। उसके बाद में देखते हैं नागौर, उसके बाद में आता है जालौर, किस प्रकार जो जीत हासिल की है इन क्षेत्रों पर। उसके बाद में सिवाना, और सिवाना के बाद में अजमेर मेड़ता, और उसके बाद में हम देखते हैं बीकानेर। शासक के रूप में देखते हैं तो भाद्राजुन का शासक उस समय था वीरा सिंघल, और नागौर का शासक था दौलत खान। कौन था, दौलत खान। नागौर का शासक दौलत खान था, और जालौर का शासक था सिकंदर ताज खान। सिकंदर ताज। सिवाना का डूंगर सिंह नाम का शासक था, डूंगर सिंह। सिवाना का डूंगर सिंह नाम का शासक है, इनको पराजित किया है। और अजमेर मेड़ता के अंदर वीरमदेव नाम का शासक था, वीरमदेव। मंगलियोत नाम आता है, वीरमदेव मंगलियोत। और बीकानेर का रावजेत सिंह था, रावजेत सिंह। हम एक एक करके सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे भी किस प्रकार इन्होंने किस क्षेत्र पर अधिकार किया है। पहले हमने बढ़िया तरीके से एक सारणी बनाई है, इसमें हम शॉर्ट रखे हैं भाद्राजुन के अंदर। ये जो भाद्राजुन वाला, इसमें क्या करते हैं, पहला लेना आप, ये बाना जासी, यानी बाना जासी अजमेर मेड़ता बीकानेर, ऐसा करके क्या कर दिया। यानी कहने का मतलब राव मालदेव इसने अजमेर मेड़ता बीकानेर क्षेत्रों पर भी अधिकार किया। तो हमने एक शॉर्ट बना लिया, बाना जासी अजमेर मेड़ता बीकानेर। तो कहने का मतलब है भाद्राजुन, नागौर, जालौर, सिवाना, अजमेर मेड़ता बीकानेर, इन क्षेत्रों का क्रम है। यदि हमें ऐसा पूछ लिया जाए कि राव मालदेव की विजयों का सही क्रम है, और फिर यदि इस प्रकार का ऑप्शन दे दिया जाए जिसमें भाद्राजुन, नागौर, जालौर, सिवाना इनका अलग अलग विक्रम बंद करके ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया जाए और एक क्रम ये रहेगा, तो ये राइट होगा। तो कहने का मतलब है हम क्या करेंगे, भाद्राजुन, नागौर, जालौर, सिवाना, अजमेर मेड़ता बीकानेर, इन क्षेत्रों के बारे में अलग अलग हम देखेंगे किस प्रकार किस क्षेत्र में किसको पराजित किया। तो महत्वपूर्ण में आप बात आ जाए कि 1531-32 में क्या किया, भाद्राजुन पर अटैक किया और वीरा सिंघल को पराजित करके भाद्राजुन को अधिकार कर लिया। दूसरी बात, 1533 में नागौर के शासक दौलत खान को क्या किया है, पराजित किया है। और यहाँ पर एक युद्ध होता है हीराबाड़ी का, और उस युद्ध के अंदर क्या करते हैं, दौलत खान को पराजित करते हैं। और इसमें युद्ध का कारण भी हम देखते हैं कि दरिया जोश नाम का हाथी होता है, और उसको प्राप्त करने की लालसा राव मालदेव की रहती है, और इसी को लेकर इनके मध्य जो अनबन हो जाती है, और फिर युद्ध लड़ते हैं और राव मालदेव जीत जाते हैं। फिर देखते हैं जालौर के शासक जो सिकंदर ताज खान, इसको पराजित करते हैं। सिवाना के अंदर डूंगर सिंह, इनको क्या किया, पराजित कर दिया। अजमेर मेड़ता के अंदर वीरमदेव मंगलियोत को पराजित किया। जिस समय नागौर पर अधिकार किया राव मालदेव ने, उस समय इस वीरमदेव मंगलियोत को क्या किया, नागौर का प्रशासक नियुक्त किया था।
किन्हों? राव मालदेव। और एक समय इन्हीं ने क्या किया, वीरमदेव मेड़तिया ने जो मेड़ता पर अधिकार किया, और यही वीरमदेव मंगलियोत हैं, ये मेड़तिया कहलाएगा बाद में। तो ये अजमेर मेड़ता, यह नागौर के अंदर विद्रोह करता है और अजमेर मेड़ता पर अधिकार कर लेता है। एक समय वापस राव मालदेव क्या करते हैं, इसी को भी पराजित करते हैं 1539-40 में, और वीरमदेव मंगलियोत को भी क्या करते हैं, पराजित करते हैं। अब उसके बाद में हमने देखते हैं भी, हमने ये भी देखेंगे हम कि बीकानेर का शासक है कौन, रावजेत सिंह, और रावजेत सिंह को क्या किया है, पराजित किया है किन्होंने, राव मालदेव ने, ये भी हम देखेंगे। अब रावजेत सिंह का पुत्र किस प्रकार से ससुरी से जो सहायता प्राप्त करेगा वे आगे बढ़ेंगे हम। पहले हमारी यही कहानी रहेगी कि राव मालदेव की विजय, उसमें किस प्रकार का क्रम है और कौन कौन शासक है जो राव मालदेव के हाथों पराजित होते हैं। तो देखें नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, पहला हम टॉपिक यही लेंगे, भाद्राजोन विजय। राव मालदेव की विजय में पहला टॉपिक क्या है, भाद्राजोन विजय। अब भाद्राजोन के अंदर शासक कौन था उसके बारे में देखें हम। भाद्राजोन के अंदर शासक है तो राव मालदेव ने पंद्रह सौ 31-32 ईस्वी में भाद्राजोन के शासक सिंघल को पराजित किया। भाद्राजोन पर अधिकार कर लिया, भाद्राजोन पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर कौन सी विजय है, नागौर विजय। नागौर विजय नागौर विजय के अंदर शासक कौन था यह देखें हम, तो दौलत खान था। नागौर विजय के अंदर दौलत खान शासक था। तो राव मालदेव क्या करते हैं, राव मालदेव ने 1533 ईस्वी में नागौर के शासक दौलत खान को, नागौर के शासक दौलत खान को कौन से युद्ध में, हीराबाड़ी के युद्ध में, हीराबाड़ी के युद्ध में राव मालदेव ने क्या किया, 1533 ईस्वी में नागौर के शासक दौलत खान को हीराबाड़ी के युद्ध में पराजित कर नागौर पर अधिकार कर लिया। नागौर पर अधिकार कर लिया। नागौर पर अधिकार कर लिया। नागौर का जो प्रशासक है वो किन को नियुक्त करते हैं, वीरमदेव मंगलियोत को। मालदेव ने नागौर का प्रशासक वीरमदेव मंगलियोत को नियुक्त किया। वीरमदेव मंगलियोत को
अब देखें, अब नागौर पर विजय है, ये तो विजय तो राव मालदेव मान लो इसको दौलत खां को पराजित करके जीत गया, लेकिन युद्ध का कारण क्या था? तो मैंने आपको बताया युद्ध का कारण एक दौलत खां के पास में एक दरिया जोश नाम का हाथी था, मालदेव उसे प्राप्त करना चाहता था और यही युद्ध का कारण बना। तो देखिए युद्ध का कारण दरिया जोश नामक हाथी था, जिसे मालदेव प्राप्त करना चाहता था। मालदेव तो हमने क्या देखा है कि बादराजोन विजय, उसमें तो 1531-32 के अंदर बादराजोन के शासक वीरा सिंह को पराजित करके मालदेव विजय हो जाता है। इधर हम देखते हैं नागौर के अंदर क्या होता है, राव मालदेव के समय शासक कौन था? दौलत खां। दौलत खां के पास में एक दरिया जोश नाम का हाथी था, बड़ा ही हम देखें भी ताकतवर योद्धा की तरह था। अब दरिया जोश जो हाथी है इसको मालदेव प्राप्त करने की इच्छा जाता था, लेकिन यह नागौर का शासक है दौलत खां, यह नहीं देता। इसी कारण हीराबाड़ी नाम का एक युद्ध होता है, उसमें ये राव मालदेव जीत जाते हैं और राव मालदेव जीत जाते हैं, दरिया जोश हाथी प्राप्त कर लेते हैं और साथ हम देखते हैं नागौर का जो अधिकार है वो भी राव मालदेव के अधीन हो जाता है। और राव मालदेव है यहाँ पर एक अपना प्रशासक नियुक्त करते हैं, वो किन को बनाते हैं? विरमदेव मांगलियोत को। यही विरमदेव मांगलियोत विद्रोह कर देगा और एक दिन क्या करेगा, ये नागौर जो अजमेर और मेड़ता क्षेत्र है उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा। तो मालदेव वापस इसे भी पराजित कर देगा, किन को? विरमदेव मांगलियोत को। तो देखेंगे इसके बाद में हम आगे नागौर के बाद में जालोर विजय। जालोर विजय। अब जालोर विजय के अंदर क्या होता है, कौन था यहाँ का शासक? तो हम देखते हैं 1534 ईस्वी में राव मालदेव ने 1534 ईस्वी में राव मालदेव ने क्या किया है, जालोर के शासक जालोर के शासक सिकंदर ताज खां को पराजित करके जालोर पर अधिकार किया, जालोर पर अधिकार किया। तो जालोर का शासक कौन था? सिकंदर ताज का था और सिकंदर ताज खां को राव मालदेव ने 1534 में पराजित कर दिया और यहाँ पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं राव मालदेव की चौथी विजय के बारे में। तो यह है सिवाणा विजय। सिवाणा का डूंगर सिंह नाम का शासक था और डूंगर सिंह को पराजित करते हैं और पराजित करके क्या करते हैं, राव मालदेव इस सिवाणा पर भी अधिकार कर लेते हैं। तो सिवाणा का शासक कौन था? सिवाणा का शासक था, हम देखते हैं, डूंगर सिंह। तो यह 1538 की बात है। 1538 ईस्वी में राव मालदेव ने सिवाणा के शासक सिवाणा का शासक कौन था? डूंगर सिंह। सिवाणा के शासक डूंगर सिंह को पराजित करके
पराजित करके शिवाणा पर अधिकार किया। शिवाणा पर अधिकार किया। ध्यान रखना, शिवाणा पर जिस समय राव मालदेव अधिकार करते हैं उस समय यहाँ का एक प्रशासक नियुक्त करते हैं देवा मांगल्य को। देवा मांगल्य को क्या करते हैं, यहाँ का प्रशासक नियुक्त करते हैं। तो देवा मांगल्य हम देखते हैं ये शिवाणा का प्रशासक बनता है, राव मालदेव बनाते हैं। राव मालदेव ने क्या किया है, राव मालदेव ने शिवाणा का प्रशासक मंगलिया देवा को बनाया। मंगलिया देवा को बनाया। हमने शिवाणा विजय के बारे में देखा कि राव मालदेव ने किस प्रकार शिवाणा पर अधिकार किया है। इसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर कौन सी विजय रहती है, तो अजमेर मेड़ता विजय रहती है 5 नंबर। अजमेर मेड़ता अजमेर मेड़ता क्षेत्र के अंदर हम देखें, इससे पहले हमने देखा है शिवाणा विजय जो 1538 में हुई है। अब 1539-40 के अंदर राव मालदेव ने क्या किया है, राव मालदेव ने राव मालदेव ने 1539-40 में अजमेर मेड़ता क्षेत्र के शासक वीरमदेव मंगलियोत को पराजित करके अपने अधीन किया। अपने अधीन किया। याद रखना, यह वीरमदेव मंगलियोत पहले नागौर का प्रशासक था और नागौर के अंदर इसने विद्रोह कर दिया और उस मेड़ता क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उसी के बाद में इसको पराजित किया जाता है। तो इससे पूर्व वीरमदेव नागौर का प्रशासक था, लेकिन इसने विद्रोह करके मेड़ता क्षेत्र पर अधिकार किया। मेड़ता क्षेत्र पर अधिकार किया। हमने अजमेर मेड़ता विजय के बारे में देखा है। अजमेर मेड़ता विजय के बारे में, अजमेर मेड़ता विजय, अब उसके बाद में आगे देखते हैं हम अजमेर मेड़ता विजय के बाद में बीकानेर विजय। राव मालदेव की बीकानेर विजय हम क्रम में देखते हैं, 6ठी विजय है। बीकानेर विजय
अब बीकानेर का शासक कौन था? राव जैत सिंह। और राव जैत सिंह पर क्या करता है? राव मालदेव अटैक करता है। एक साहेबा पाएबा के युद्ध में राव जैत सिंह को मार डालता है और बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। कौन? ये राव मालदेव। तो राव मालदेव ने क्या किया 1541 में? कब? 1541 के अंदर राव मालदेव क्या करता है? 1541 में राव मालदेव ने बीकानेर के शासक कौन था? राव जैत सिंह। राव जैत सिंह। बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को कौन सा युद्ध था? साहेबा पाएबा का युद्ध। साहेबा पाएबा के युद्ध में साहेबा पाएबा के युद्ध में पराजित करके बीकानेर पर अधिकार कर लिया। बीकानेर पर तो हम देखा बीकानेर का शासक कौन है? राव जैत सिंह। राव जैत सिंह को 1541 में जो हम देखते हैं साहेबा पाएबा के युद्ध के अंदर राव मालदेव पराजित करके और फिर क्या करता है? बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। याद रखना, हम आगे पढ़ेंगे जिस समय हम शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य एक संघर्ष पढ़ेंगे, उस समय भी हम ये पढ़ेंगे दोबारा कि उस संघर्ष का कारण बीकानेर के जो जैत सिंह है, इनके पुत्र कल्याणमल हैं, वो भी क्या करते हैं? शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त करते हैं। उधर हमने पीछे पढ़ा था अभी कि मेड़ता क्षेत्र पर अधिकार किया। उस समय मेड़ता का जो शासक वीरमदेव है, ये भी क्या करता है? मेड़ता पर अधिकार करने के लिए शेरशाह सूरी से ये भी सहायता प्राप्त करेगा। और साथ में कौन करेगा? हम देखें सहायता प्राप्त करने वाला कौन है? ये राव जैत सिंह। और ये दोनों क्या करेंगे? किन के पास आएंगे? शेरशाह सूरी के पास में, अपने अपने जो राज्य हैं वापस लेने के लिए। और ये शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त करेंगे। फिर राव मालदेव को गिरी सम्मेल के युद्ध में पराजित किया जाएगा शेरशाह सूरी द्वारा, और इन लोगों को दोनों को ये क्षेत्र दिए जाएंगे। तो उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि बीकानेर विजय है, अजमेर मेड़ता विजय है। हमने अभी एक जो सारणी बनाई थी, ये सारणी, इसमें हमने देखा कि 1531 में भाद्राजून का शासक था वीरा सिंघल, इसको पराजित किया जाता है। 33 में नागौर के शासक दौलत खां को पराजित किया जाता है। 34 में जालोर के शासक सिकंदर ताज खां को पराजित किया जाता है। 38 में सिवाना के शासक डूंगर सिंह को पराजित किया जाता है। और उसके बाद में 39-40 अजमेर मेड़ता के क्षेत्र के अंदर जो वीरमदेव मंगलेव थे, इसको पराजित किया जाता है। इसी वीरमदेव का नाम आगे हम देखेंगे मेड़तिया हो जाएगा। वीरमदेव मेड़तिया कहलाएगा। ये आगे मेड़ता का शासक होने के कारण मेड़तिया कहलाएगा। 1541 के अंदर बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को पराजित किया। इन्हीं का 6 युद्धों का हमने क्रमबद्ध अध्ययन किया है। यहाँ भाद्राजून विजय और नागौर विजय के बारे में पढ़ा है, हीराबाड़ी युद्ध के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में हमने देखा आगे जालोर और सिवाना विजय के बारे में पढ़ा है। और नेक्स्ट हमने देखा अजमेर मेड़ता विजय और साथ में बीकानेर विजय। इस प्रकार राव मालदेव ने किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया, किस किस विजय को हासिल किया, इसके बारे में हमने देखा। अब राव मालदेव ने क्या किया है, और अन्य विजय भी आती है। अन्य विजय के बारे में हम देखते हैं कि राव मालदेव ने और कौन कौन सी महत्वपूर्ण विजय हासिल की, उसके अंदर देखें तो नेक्स्ट हम टॉपिक डालते हैं राव मालदेव के अन्य विजय। राव मालदेव की अब वैसे तो राव मालदेव ने 52 युद्धों में 58 प्रगणों को जीता है। तो हम देखें बहुत सारी विजय है, लेकिन महत्वपूर्ण कुछ विजय हैं वो हम यहाँ देखते हैं। अब हम देखते हैं पहले तो ये क्या करता है, जैसलमेर के भाटियों को पराजित करके फड़ौदी ले लेता है। तो देखें राव मालदेव ने क्या किया। राव
राव मालदेव ने जैसलमेर के भाटियों को पराजित करके जैसलमेर के भाटियों को पराजित करके फड़ौदी, कौन सा क्षेत्र जीता है? फड़ौदी। फड़ौदी क्षेत्र है इस पर अधिकार किया है, फड़ौदी पर अधिकार किया। फड़ौदी पर क्या किया? अधिकार किया है। नेक्स्ट देखते हैं राव मालदेव ने क्या किया? बिलाड़ा के आसपास सिरवियों को पराजित किया है। तो बिलाड़ा के आसपास किन को पराजित किया है? राव मालदेव ने बिलाड़ा के आसपास सिरवियों को पराजित किया। किन को किया? सिरवियों को। सिरवियों को पराजित किया। दूसरा क्षेत्र हम देखें, राव मालदेव ने टोंक और डीडवाना पर भी अधिकार किया। टोंक व डीडवाना पर अधिकार किया। अब देखें, एक हम देखते हैं राव मालदेव ने बीकानेर विजय के समय बीकानेर का प्रशासक किसे बनाया, वो देखें। राव मालदेव ने क्या किया? राव मालदेव ने, हम राव मालदेव के मुख्य सेनापति जेता और कुंपा के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब जेता कुंपा इतने गजब के योद्धा थे जिन्होंने, आगे हम देखेंगे, शेरशाह सूरी को गिरी सुमेर के युद्ध में धूल चटा दी थी, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण उनको पराजित होना पड़ा। उसके बारे में हम देखेंगे। शेरशाह सूरी को यह भी कहना पड़ गया था, भी शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह गंवा देता, ऐसा कुछ कहा था गिरी सुमेर के युद्ध में। आगे हम देखेंगे उस समय जेता कुंपा के विरोधियों के बारे में देखेंगे। तो वही जेता कुंपा है, उसमें से कुंपा को बीकानेर का प्रशासक बनाया जाता। तो राव मालदेव ने क्या किया? बीकानेर विजय के बाद में कुंपा को प्रशासक नियुक्त किया है। राव मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक कुंपा को बनाया। किन को बनाया? कुंपा को बनाया। और इन्हीं कुंपा को डीडवाना और झुंझुनू की जागीर दी थी। तो हम देखें, मालदेव ने कुंपा को डीडवाना एवं झुंझुनू की जागीर प्रदान की। तो हमने बीकानेर विजय के बारे में देखा कि वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया, उनको कौन कौन सी जागीर प्रदान की गई। तो बीकानेर का प्रशासक कुंपा को बनाया जाता है और कुंपा को डीडवाना और झुंझुनू की जागीर प्रदान की जाती है। अब देखें, हमने क्या देखा है कि राव मालदेव ने किस प्रकार उपलब्धियां हासिल की है। बीकानेर और राव मालदेव के अन्य जो किस प्रकार की विजय थी, प्रमुख विजयों के बारे में हमने देखा। अब इससे आगे देखें, हम इसका दोबारा एक बार रिवीजन करते हैं कि किस प्रकार हमने क्या क्या पढ़ा है। हाँ, हम राव मालदेव के विषय में पढ़ रहे थे। राव मालदेव हैं, इनके पिता का नाम क्या था? तो राव गंगा था। क्या नाम था? राव गंगा। और यही राव गंगा क्या हुए, एक दिन नशे की हालत में क्या हुए, गिर गए। कहां से? छत से।
और क्या हुआ, राव गंगा खांगा हो गए, यानी खत्म हो गए। और उसके बाद में ये आरोप किन पर लगाया, हम देखते हैं राव मालदेव पर लगाया। राव मालदेव को मारवाड़ का क्या कहा जाता है, पितरंगा कहा जाता है। अब राव मालदेव पर जैसे आरोप लगा पिता की हत्या का, तो राव मालदेव ने क्या किया, अपना केंद्र किन को बनाया, सोजुत को बनाया, सोजुत को केंद्र बनाया। और सोजुत में क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाया। कब करवाया, 1531 में। अब 1531 में सोजुत को राज्याभिषेक करवाने के बाद में सोजुत में वहीं पर क्या करते हैं, 1 साल तक वहीं रहते हैं। तो सोजुत के अंदर 1 वर्ष तक रहे हैं, और सोजुत के अंदर हम देखते हैं कितने वर्ष तक रहे हैं, 1 वर्ष तक रहे हैं। सोजुत के अंदर 1 वर्ष तक क्या करते हैं, वहीं सोजुत को आरंभिक राजधानी बनाए रखते हैं। हालांकि बाद में ये वापस जोधपुर आ जाते हैं 1 वर्ष के बाद में। और राव मालदेव ने जिस समय अपना जो राजगद्दी यानी राज्य सिंहासन पर बैठे थे, उस समय इनके पास में मात्र सोजुत और जोधपुर 2 ही प्रज्ञे थे। लेकिन हमने यह भी देखा है कि राव मालदेव ने क्या किया था, कि राव मालदेव ने 52 युद्धों में, राव मालदेव ने 52 युद्धों में कितने 58 प्रगणों को जीता, कितने प्रगणों को, 58 प्रगणों को जीता। यह भी हमने देखा। राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हसमत वाला शासक कहा जाता है। इन्हें हिंदू बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदू बादशाह, हिंदू बादशाह। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि राव मालदेव की विजय। विजय के अंदर हमने देखा कर्म, मैंने आपको बताया इसको कर्म को याद करने के लिए, यदि ऐसा कभी प्रश्न आ गया कंपटीशन के अंदर कि राव मालदेव की विजय में जो सही कर्म है और फिर ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपको यह याद रखना, कर्म के अंदर हम देखें प्रमुख विजय। वैसे तो 52 युद्धों में 58 विजय, जो 58 प्रज्ञे जीते तो 52 युद्ध जीते हैं, लेकिन हमने जो प्रमुख लिए हैं उन क्षेत्रों को, तो उसमें याद रखना कि बानाजासी अजमेर मेड़ता बीकानेर, यानी बानाजासी अजमेर मेड़ता बीकानेर में भाद्राजुन नाका नागौर हो जाएगा, जा का जालोर हो जाएगा, फिर सिवाना है, फिर अजमेर मेड़ता और बीकानेर हो जाएगा। कर्म के अंदर देखा जाए तो 1531-32 से लेकर 34 तक कर्म है, फिर 38 से लेकर 41 तक कर्म है। यानी कहने का मतलब है, देखिए 1531-32 में भाद्राजुन है, 33 में नागौर है, 34 में जालोर है, 38 में सिवाना है, 39-40 में अजमेर मेड़ता और 40 के अंदर क्या चीज है, बीकानेर। इधर हमने देखा भाद्राजुन का उस समय शासक कौन था, तो हमने नाम देखा वीरा सिंह, इनको पराजित किया जाता है। नागौर का शासक कौन था, दौलत का, और इसको पराजित क्यों किया गया, मात्र दरिया जो साथी था उसको प्राप्त करने के लिए। उसके बाद हमने सिकंदर ताजगा को देखा, डूंगर सिंह को देखा, डूंगर सिंह को क्या किया, पराजित किया, और पराजित करके सिवाना का प्रशासक मांगलिया देवा को नियुक्त कर दिया। अजमेर मेड़ता के अंदर वीरमदेव मंगलियोत को पराजित किया। यही वीरमदेव मंगलियोत है एक समय, जिस समय मालदेव ने मेड़ जो नागौर के अंदर दौलत खां को पराजित किया था, उस समय वीरमदेव मंगलियोत को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। लेकिन इसने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के बाद में मेड़ता पर अधिकार किया, लेकिन मालदेव ने इसको भी क्या किया, पराजित कर दिया। उसके बाद में हम बीकानेर के रावजेत सिंह को पराजित करने की घटना के बारे में पढ़ते हैं। अब हमने इसका क्रम वापस अध्ययन किया, एक एक को पढ़ा अच्छी तरह कि किस प्रकार वीरा सिंह को पराजित किया जाता है, किस प्रकार नागौर के शासक को पराजित किया जाता है। अब नागौर का शासक दौलत खां पराजित होता है हीराबाड़ी के युद्ध में। कौन से युद्ध में, हीराबाड़ी के युद्ध में। ये कौन, नागौर का शासक है दौलत खां, यह पराजित होता है। अब दौलत खां पराजित हो गया। उसके बाद में देखा मालदेव ने नागौर का प्रशासक इनको नियुक्त किया, वीरमदेव मंगलियोत को। ये क्यों लड़े, तो दरिया जोश नाम का हाथी था, दरिया जोश नामक हाथी था, इसी के कारण। अब देखें उसके बाद क्योंकि इसको मालदेव प्राप्त करना चाहता था। नेक्स्ट हमने देखा क्या पढ़ा, जालोर। ये 1540 जो 34 के अंदर 1534 ईस्वी में राव मालदेव ने क्या किया, राव मालदेव ने जालोर के शासक था सिकंदर ताज खां। अब इसका सिकंदर खां भी नाम आता है, कहीं ताज खां आता है, हमने लिखा है सिकंदर ताज खां। ये पराजित करके क्या करते हैं, जालोर पर अधिकार कर लेते हैं इस पर। अब मालदेव ने जालोर पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट आया सिवाना। सिवाना के शासक कौन थे, डूंगर सिंह। कौन थे, डूंगर सिंह को पराजित किया है, और यहाँ का मांगलिया देवा है, इनको प्रशासक बनाते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं हम अजमेर मेड़ता। अजमेर मेड़ता का यहाँ का शासक कौन था, तो अजमेर मेड़ता का शासक था वीरमदेव मंगलियोत, और इसी को क्या किया जाएगा, पराजित किया जाएगा। 1539-40 में पराजित करके इन पर अधिकार कर लिया। मैंने यह भी बताया आपको कि वीरमदेव कहाँ था, नागौर का प्रशासक था पहले, मालदेव ने बनाया था, लेकिन बाद में इसने विद्रोह करके मेड़ता क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट हमने देखा बीकानेर विजय। बीकानेर विजय कब हुई, 1541 के अंदर मालदेव क्या किया, रावजेत सिंह को पराजित करके, रावजेत सिंह को मार करके, और बीकानेर के शासक इस रावजेत सिंह को पराजित करने के बाद में ये मालदेव है, ये यहाँ का शासक बन जाता है, यानी अपने अधीन कर लेता है। फिर अपने यहाँ पर एक प्रशासक नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है, तो हमने देखा कुंभा को प्रशासक बनाया। किसको बनाया, कुंभा को। और कुंभा को प्रशासक बना के कुंभा को जागीर भी दी है। कौन कौन सी, एक डीडवाना की और एक झुंझुनू की जागीर प्रदान की है। अब देखें इसके बाद में राव मालदेव की अन्य विजय। अन्य विजय के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक तो इसने क्या किया, जैसलमेर के भाटियों को पराजित करके फड़ौदी ले लिया।
दूसरा बिलाड़ा के आसपास गिरियों को पराजित किया, फिर टोंक और डीडवाना को भी अपने अधीन किया। वैसे हम देखते हैं झुंझुनू की यहाँ जागीर प्रदान किया तो झुंझुनू क्षेत्र भी इसके अधीन ही था। अब उसके बाद में आगे देखें हम, आप देखें हमने जो अभी मालदेव के विषय में पढ़ा है, उसके बाद में अब आगे देखें आप कि आप जो हमारे इस SBVM चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ में आप क्या करें, हमारे इस चैनल से जुड़े, बराबर लगातार क्लासें देखते रहे। आपका जो हमारे चैनल के प्रति स्नेह और विश्वास यूं ही बना रहे।